गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 1 भारत की विरासत। आज हम भारत की प्राकृतिक विरासत और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की प्राकृतिक विरासत जो हमें प्रकृति के रूप में प्राप्त है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के निकटतम संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत क्या है? प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत प्राकृतिक भेंट है। हमारी जो प्राकृतिक विरासत है वो क्या है? हमें भेंट में मिली है। भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है। हमारे भारत की जो प्राकृतिक विरासत है वो क्या है? अलग अलग प्रकार की और बहुत ही लंबी है, जिसमें ऊंचे पर्वत हैं, कई प्रकार की नदियां हैं, झरने हैं, सागर है, लंबा समुद्री तट, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है तथा वृक्षों, अलग अलग प्रकार के पेड़ भी पाए जाते हैं। वनस्पतियों, जीव जंतुओं, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों और वैविध्यपूर्ण भूदृश्यों, विविध प्रकार की चट्टानों, खनिजों का समावेश होता है। हम सब प्रकृति की संतान हैं। प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी, शुद्ध वायु तथा निवास जैसे लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सुंदर व्यवस्था की है, जिसके द्वारा हम लोग अपना जीवन जी सकते हैं। प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धापूर्वक रहा है, जिसके उदाहरण पंचतंत्र की कहानियों और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से मिलते हैं। अपने लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी ऋतुओं और प्रकृति के साथ का संबंध देखने को मिलता है। अपने गीतों, त्योहारों, कविताओं, चित्रों में प्रकृति और ऋतु चक्र का निरूपण किया गया है। आयुर्वेदिक, यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धति प्रकृति पर आधारित हैं। जिसमें पहला भूदृश्य। भूमि आकारों द्वारा अनेक भूदृश्यों का दर्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? भूमि आकार के भूदृश्य होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत भूमि आकार का है। हिमालय पर्वत का आकार कैसा है? भूमि आकार का है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति, खनिज, अद्भुत पशु पक्षी और शिखर बर्फ से घिरे रहते हैं। हिमालय में क्या है? अनेक प्रकार की वनस्पति है, खनिज है, अद्भुत पशु पक्षी और शिखर अनेक प्रकार के बर्फ से घिरे रहते हैं, जिनसे बड़ी नदियाँ बारह मास भरपूर पानी से समृद्ध रहती हैं। तराई के जंगल भी वहाँ स्थित हैं। हिमालय में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल जहाँ पे हम लोग यात्रा कर सकते हैं। नंदा देवी जैसे शिखर भी है।
भारत के लिए हिमालय एक महत्वपूर्ण है। दूसरा है नदी। प्राचीन काल से नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में रही है। प्राचीन काल से नदियाँ क्या रही है? हमारे प्राकृतिक मार्ग के रूप में रही है। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुए हैं। हमारी संस्कृति कौन कौन सी नदी के किनारे विकसित हुए हैं? सिंधु और रावी नदी के किनारे। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि, जल मार्ग जैसी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नदियों का स्थान प्रमुख रहा है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई पुताई तथा उद्योगों के विकास के लिए भी मानव को नदियों के पानी पर आधारित रहना पड़ा है। इस तरह नदियों में भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट के ऊषा और संज्ञा के विविध भूदृश्यों द्वारा भरपूर सौंदर्य, कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति को विरासत के रूप में मिला है। इसीलिए हमने नदियों को लोक माता का सम्मान दिया है। तीसरा है वनस्पति जीवन। हमारे जीवन में वनस्पति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। भारतीय प्रजा आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रहा है। हमें पर्यावरण से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, जिसका प्रमाण उसका वृक्ष प्रेम, पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति आदर है। मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर आधारित रहते हैं। भारत में बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा धूप दीप किया जाता है। आदि वृक्षों की हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तिलहन के पौधों, धन धान्य से लहराते खेतों, वन समृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों में अति प्राचीन काल से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। हरण, बहेड़ा, आंवला, घीकुंवर, अड़ूसा, नीम आदि औषधियाँ तथा मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही आदि पुष्पों ने मानव जीवन को खूब सुंदर, सुवासित, निरामय और समृद्ध बनाया है। इस तरह से भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन पर वनस्पतियों का खूब प्रभाव पड़ा है। चौथा है वन्य जीवन। प्राचीन समय से भारत देश प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला देश है। बाघ, सिंह, हाथी, गेंडा, सियार, भालू, हिरन, सांभर, खरगोश, अजगर, सांप, नाग, नेवला, लोह, शाही जैसे अनेक जीव भारत में देखने को मिलते हैं। विश्व में एशियाई सिंह केवल गुजरात के गिर के जंगल में देखने को मिलता है। अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन्य जीवों को देवियों के वाहन के रूप में स्थान भी दिया है। अपनी राष्ट्र मुद्रा में भी 4 सिंह, घोड़ा, हाथी तथा बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्व प्रदान किया गया है।
इस वन्य जीवों की रक्षा के लिए कई प्रकार के अभयारण्य बनाकर उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत। अब हमें संस्कृति के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत ने जगत को विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत की भेंट दी है। हमारे भारत ने हमको क्या दिया है? विविधतापूर्ण समृद्धि और विरासत की भेंट दी है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत जो मानव द्वारा रचित है। मनुष्य ने अपने बुद्धि, चातुर्य, कौशल और कला कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त किया या जिसका सर्जन किया है उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। आर्यों से लेकर शक, क्षत्रप, कुषाण, हुड़, ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि विविध जाति प्रजाति भारत में आई। इन सब के बीच हुए आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी। भारतीय संस्कृति क्या हो गई? बढ़ती गई। भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी भेंट दी है। उदाहरण स्वरूप शिल्प स्थापत्य की कला लगभग आज से 5000 वर्ष प्राचीन है। जो हमारे शिल्प स्थापत्य की कला क्या है? आज से 5000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जा सकती है। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्पों, पशुओं एवं खिलौनों तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प एवं नर्तकी की मूर्ति देखकर हमारे मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती है। हमें अपनी संस्कृति ऊपर क्या होता है? गर्व होता है। इसी क्रम में मौर्य युग की उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ का सिंह, बुद्ध की प्रज्ञा, पारमिता का शिल्प, सारनाथ की धर्म चक्र, प्रवर्तन वाली महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद के समय काल की जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएं, राष्ट्रकूट राजाओं के समय की इलोरा एवं अजंता की गुफाओं को देखकर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गर्व का अनुभव होता है कि हमारी संस्कृति में कितनी सारी अनेक प्रकार की शिल्प स्थापत्य हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबजों, राजमहलों, दरवाजों, इमारतों तथा ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। अपने स्वतंत्र संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि साबरमती आश्रम, दाणी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली वगैरह को भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है। ये हमारे क्या है? ऐतिहासिक स्थल हैं। भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणित, पंचांग, खगोल शास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, रथ, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण संरक्षण आदि कई महत्वपूर्ण खोजें भी भारत में ही हुई हैं। अब है गुजरात की सांस्कृतिक विरासत। हमारे गुजरात की क्या क्या सांस्कृतिक विरासत है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थलों में लोथल, धोलका तहसील, रंगपुर, लिमड़ी,
तहसील सुरेंद्रनगर जिला, धोलावीरा कच्छ जिला, रोजड़ी अथवा श्रीनाथगढ़ राजकोट जिला वगैरह मुख्य है। ये क्या है, हमारे पौराणिक स्थल है। वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, मोढेरा का सूर्य मंदिर, चंपानेर का दरवाजा, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरमगाम का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, झूलती मीनार, सिद्दी सैयद की जाली, हटी सिंह का देहरा, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब, वडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहतब खान का मकबरा, नवसारी की पारसी अग्यारी वगैरह ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शनीय स्थल है जहाँ पे हम लोग दर्शन कर सकते हैं। धार्मिक महत्व वाले स्थलों में द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर और जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा पीठ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर, उत्तर गुजरात में अंबाजी बनासकांठा जिला, बहुचराजी महसाणा जिला और महाकाली माताजी पावागढ़ पंचमहाल जिला, मीरा दातार उनावा महसाणा जिला, जैन तीर्थ पाली ताना भावनगर जिला, रणछोड़ रायजी मंदिर डाकोर खेड़ा जिला और शामलाजी अरवली जिला वगैरह तीर्थ स्थानों को गिनाया जा सकता है। ये सब क्या है, हमारे तीर्थ स्थान हैं। गुजरात के प्रसिद्धि धार्मिक, सामाजिक और प्रवासन लक्षी स्थलों में पोलो विजयनगर साबरकांठा जिला, पतंगोत्सव और काकरिया कार्निवल अहमदाबाद, तानारीरी महोत्सव वडनगर, उत्तरार्थ नृत्य महोत्सव मोढेरा वगैरह का समावेश होता है। जैन बुद्ध पर्यटन स्थल, गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ, जिसके आधार स्वरूप गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंभालीड़ा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, डांग, झगड़िया वगैरह स्थलों पर बौद्ध और जैन गुफाएं देखने को मिलती हैं। अब है गुजरात के मेले। गुजरात में कौन कौन से मेले होते हैं और किस समय होते हैं और उनका स्थल क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके बाद है भारत भूमि और वहाँ के लोग। आदि मानव ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। आदि मानव ने कहाँ पे जन्म लिया? पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। भारत की रंग बिरंगी विरासत और समृद्धि के आकर्षण के कारण अनेक विदेशी प्रजा भारत की तरफ आकर्षित हुए। भारत की विरासत कैसी है? रंग बिरंगी, और अनेक प्रकार के धर्म भी उनके होते हैं। उनकी समृद्धि भी क्या है? अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। परिणाम स्वरूप भारत में लगभग सभी जातियों के तत्व प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के जातियों के लोग भारत में रहते हैं। भारत में द्रविड़ प्रजा की गणना प्राचीनतम प्रजा के रूप में होती है, परंतु शास्त्रियों और भाषा शास्त्र की अद्यतन खोजों से पता चला है कि द्रविड़ और अन्य 6 जितनी भिन्न प्रजा भी यहाँ रहती थी। उनके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला है नेग्रिको यानी कि हबसी प्रजा। नेग्रिटो अथवा निग्रो जाति हबसी भारत के सबसे प्राचीन निवासी है। वो क्या है? भारत के सबसे प्राचीन निवासी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेग्रिको अथवा निग्रो अफ्रीका के बलूचिस्तान के रास्ते से होकर भारत आए। वे रंग में श्याम, 4 से 5 फुट ऊंचे और सिर पर घुंघरालू बाल थे।
दूसरा है निषाद प्रजा। यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी। यह प्रजा कहाँ से आई थी? भारत में अग्नि एशिया से आई थी। रंग श्याम, लंबा और चौड़ा सिर, छोटा कद, चपटी नाक इनकी शारीरिक विशेषता थी। इनकी शारीरिक विशेषता क्या थी? इनका रंग श्याम, लंबा, चौड़ा सिर, छोटा कद, चपटी नाक इनकी क्या थी? शारीरिक विशेषता थी। ये लोग देखने में ऐसे लगते थे। भारत में आए आर्य इन्हें निषाद कहते थे। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खाजी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश की जातियों में इस प्रजा के लक्षण विशेष देखने को मिलते थे। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान क्या था? विशिष्ट था। वे मिट्टी के बर्तन बनाने, खेती करने, सूती कपड़े बुनने जैसी कई कौशल के लिए जाने जाते थे। वो उनकी क्या थी? उनकी विशेषता थी। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं भी थी। तीसरा है द्रविड़। द्रविड़ों को मोहेंजोदड़ो की सिंधु संस्कृति का सर्जक और पाषाण युग की संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। उन्होंने क्या किया था? सिंधु संस्कृति का सर्जन किया था और पाषाण युग की संस्कृति का उत्तराधिकारी वे थे। उत्तर से आई विविध प्रजा की भाषा और संस्कृति सांस्कृतिक लक्षण बने रहे। कालांतर में यह द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ों ने माता स्वरूप में देवी अर्थात पार्वती और पितृ स्वरूप में परमात्मा अर्थात शिव की पूजा का ज्ञान लिया। दीप, धूप और आरती से पूजा करने की परंपरा हमें द्रविड़ों से मिली ऐसा माना जाता है। हम लोग जो पूजा करते हैं वो क्या है? इन लोगों की देन है। इसके उपरांत प्रकृति और पशु पूजा द्रविड़ों की भेंट है। द्रविड़ों ने मूल देवों को आर्यों ने अपना लिया और उन्हें संस्कृति के देव रूप में पुनः स्थापित किया। समय के साथ साथ उत्तर के प्रचंड प्रभाव के तहत द्रविड़ों में आर्य संस्कृति गहराई तक पहुंच गई। अंतरजातीय विवाह संबंध भी होने लगे। द्रविड़ों में मातृप्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी। अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्र में और विविध कलाएं जैसे कि कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा, नौका आदि क्षेत्रों में उनका विशेष योगदान देखने को मिलता था। आर्यों के प्रभुत्व के बाद वे दक्षिण भारत की तरफ खिसकते गए और वहां के स्थायी होकर रह गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। आरंभिक तमिल साहित्य उर्मी को अभिव्यक्ति से पूर्ण था। चौथा क्या है? अन्य प्रजा। इसके उपरांत भारत में मंगोलॉइड, अल्पावीन, डिनारिक और आर्मेनोइड प्रजा भी थी, जिसमें मंगोलॉइड यह प्रजा उत्तर पश्चिम चीन में से तिब्बत होते हुए भारत में आई थी। वो क्या थी? भारत से चीन से होते हुए भारत में आई थी। उन्होंने उत्तरी आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपना निवास बनाया। उनका निवास कहाँ कहाँ पर था? उत्तरी आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल में उनका निवास था। समय के साथ उनका भारतीयकरण भी हो गया। इस प्रजा का रंग पीला, चेहरा चिपटा, उभरे हुए गाल और बादाम के आकार की आंखें जैसे उनके शारीरिक लक्षण थे। मंगोलॉइड लोग पीले रंग के थे। वे किरात कहलाते थे। उन्हें इस नाम से जाना जाता था।
अल्पाइन, डेनारिक और आर्मेनोइड। ये मध्य एशिया से आई हुई प्रजा थी। ये क्या थी? मध्य एशिया से भारत में आई हुई प्रजा थी। ये तीनों जातियाँ एक समान भौतिक गुणधर्म वालियाँ जातियाँ थी। इनकी क्या थी? एक समान गुणधर्म थे। इस प्रजा के अंश विशेष करके महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक प्रमाण में देखने को मिलते थे। पांचवा है आर्य। भारत की आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। भारत की जो आर्य सभ्यता थी उसके निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे। प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते थे। प्राचीन काल में क्या था? हिंदू ही आर्य कहलाते थे। उनकी मुख्य संख्या जिस प्रदेश में थी वह प्रदेश आर्यावर्त कहलाता था। जहाँ पे क्या हो? उनकी संख्या अधिक हो, उस प्रदेश को आर्यावर्त प्रदेश कहने में आता था। प्राचीन काल में प्रथम आर्य जनसंख्या भारत में थी। वहाँ 7 बड़ी नदियाँ होने के कारण उसे सप्त सिंधु का प्रदेश कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पूर्व में मिथिला तक और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यावर्त का विस्तार हो गया था। वहां तक उसका विस्तार फैल चुका था। अन्य समकालीन प्रजा की तुलना में ये अधिक विकसित हो गए थे। आर्य भरत राजा या भरत कुल के नाम से यह विशाल प्रदेश भरत भूमि, भरतखंड और भारतवर्ष या भारत जैसे नामों से पहचाने जाने लगा। आर्य प्रकृति प्रेमी थे। आर्य क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। वे वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा आदि की पूजा आराधना करते थे। उनकी क्या करते थे? उनकी पूजा करते थे। उन्होंने इन सब की ऋतुओं की रचना भी की थी। कुछ समय पश्चात वेद पाठ प्रचलित हुआ। कुछ समय बाद क्या हो गया? वेद पाठ प्रचलित हो गया। कालांतर में उसमें से धार्मिक विधियां प्रारंभ हुई और उसके बाद क्रियाएं भारत में शुरू हो गई। यज्ञ की क्रिया भी भारत में शुरू हो गई। भारत में आई विविध प्रजा की संस्कृतियों के विशिष्ट तथ्यों को अपनाकर एक संस्कृति का सर्जन हुआ। कालांतर में भारत में आकर स्थायी हो जाने वाली सभी जातियों के बीच विवाह संबंध द्वारा प्रजा का सम्मिश्रण होता रहा। उनका क्या हो गया? उनका मिलाप हो गया। सबके विशिष्ट रहन सहन, भाषाओं, विचारों, धार्मिक मान्यताओं का भी समन्वय होता गया। इस तरह प्रारंभिक काल से ही अपने देश में एक समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा, जिससे भारत को भव्य एवं समृद्धि विरासत प्रदान की। भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का विकास हो गया। ये लोग परस्पर इतना घुल मिल गए कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया, अर्थात उन सबका क्या हो गया? भारतीयकरण हो गया। इस तरह से प्राचीन भारत में आई विविध प्रजा के सम्मिश्रण से भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधतापूर्ण, रंग बिरंगी और समृद्ध बनी। अब है भारत की विरासत की देखभाल और संरक्षण। कि विरासत की हमें देखभाल और उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। भारत के विरासत की प्रत्येक बातों में भारत को मोहक, नयनरम्य और आकर्षक बनाया और भारत को गौरव दिलाया। भारत को क्या दिला दिया? सम्मान दिलाया। इस भव्य विरासत को संभालकर विश्व में प्रतिष्ठित गौरवपूर्ण अग्रिम स्थान प्राप्त किया।
उसे संभालना भारत के प्रत्येक नागरिक का पवित्र और प्राथमिक कर्तव्य है। हमने अपने प्राचीन ऐतिहासिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को कोई हानि न पहुंचाए तथा उनकी देखभाल करें, इसके लिए संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसके लिए क्या है, हमारे संविधान में भी कानून है। उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारत के नागरिकों के जो मूलभूत कर्तव्य दर्शाए गए हैं उनमें भी 6, ज और ट अर्थात 6, 7 और 9 में दर्शाए अनुसार है। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व समझे, उसके परीक्षण का कर्तव्य, उसके रक्षण का हमें कर्तव्य लेना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करने और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य भी होता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा को दूर रहने के कर्तव्य का भी समावेश किया गया है। इस तरह प्रकृति ने जो मनोरम भूदृश्य भारत की भूमि को दिए हैं, उसकी सुंदरता, पवित्रता और शुद्धता को हम सबको साथ मिल करके एक नैतिक कर्तव्य समझ करके सुरक्षित रखना होगा। विरासत की रचना और क्रमिक विकास भारत को मिली विशिष्ट प्राकृतिक रचना पर आधारित होती है। प्रकृति द्वारा भारत को अथाह संपत्ति प्राप्त हुई है। इन प्राकृतिक विशिष्टताओं ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में विकास हेतु अनमोल अवसर प्रदान किए हैं। भारत की विरासत सदियों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए विकास का परिणाम है।